जिसे ऊष्मागतिकी कहते हैं। तो इसमें ऊष्मागतिकी में जो होता है मूल रूप से ये ऊष्मागतिकी जो होता है वो ये दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है थर्मो और दूसरा है डायनामिक, या इसका अर्थ होता है ऊष्मा या हीट, और इसका जो अर्थ है वो होगा आपका गति, गति या प्रवाह। मतलब इसमें देखोगे तो ऊष्मा गति का मतलब हो जाएगा प्रवाह या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर या ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन जो है ऊष्मागतिकी के अंतर्गत किया जाता है। मतलब भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप ऊष्मा के प्रवाह का जो अध्ययन होता है उसी को कहते हैं ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी जो होता है वह ग्रीक भाषा का शब्द होता है जिसमें ऊष्मा के प्रवाह का और परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसमें अब हम लोग देखेंगे ऊष्मागतिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो ऊष्मागतिकी से संबंधित होती हैं। ऊष्मागतिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा या तथ्य हम लोग देखेंगे। उसमें जैसे महत्वपूर्ण शब्दावली है, महत्वपूर्ण ऊष्मागतिकी की शब्दावली है, टर्मोलॉजी जिसे कहा जाता है। जैसे निकाय हो गया, इसमें हम लोग देखेंगे जैसे निकाय है, निकाय या इसको सिस्टम कहते हैं, निकाय या सिस्टम बोलेंगे, या सराउंडिंग परिपार्श्व या सराउंडिंग, या उसमें और कुछ शब्द होते हैं जिसे सीमा कहा जाता है, बाउंड्री। तो जो ब्रह्मांड है, मूल रूप से जो ब्रह्मांड है, पूरा आकाश या ब्रह्मांड पूरा कहा जाए तो वह दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक सिस्टम होता है या निकाय कह सकते हैं, और दूसरा परिपार्श्व कहा जाता है या वातावरण कहा जाता है। तो पूरा ब्रह्मांड ऊष्मागतिकी के अनुसार पूरा ब्रह्मांड जो होता है वह दो भागों से मिलकर बना है। एक सिस्टम है मतलब निकाय है, और दूसरा है वातावरण या परिपार्श्व होता है। जिस स्थान पर हम लोग कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं या अध्ययन करना चाहते हैं वो होता है आपका निकाय, और उस निकाय के अलावा जो भी स्थान होता है उसको हम ऊष्मागतिकी के आधार पर कहा जाता है उसको परिपार्श्व या वातावरण। तो ऊष्मागतिकी के आधार पर हम लोग देख सकते हैं ब्रह्मांड जो होता है निकाय प्लस वातावरण, वातावरण या परिपार्श्व होता है। यूनिवर्स, सिस्टम, वातावरण, सराउंडिंग। तो ऊष्मागतिकी के आधार पर ब्रह्मांड जो होता है दो भागों से मिलकर बना होता है, निकाय और वातावरण। तो जो निकाय होता है, निकाय में ऊष्मा और ऊर्जा के आधार, ऊष्मा और या ऊर्जा और द्रव्य के आदान प्रदान के आधार पर तीन भागों में इसको बांटा गया है। जैसे निकाय क्या हो गया, वह पर्टिकुलर स्थान जिस पर हम लोग ऑब्जर्वेशन या अध्ययन करते हैं या करना चाहते हैं वो भाग हो गया आपका निकाय। उसके अलावा जो भाग होगा वो कहा जाएगा आपका परिपार्श्व या वातावरण। मतलब ब्रह्मांड का वह काल्पनिक या वास्तविक स्थान
इस पर ताप दाब सांद्रण के आधार पर हम लोग अध्ययन करते हैं, यह काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है, वो आपका निकाय कहा जाता है। तो यहाँ पर निकाय को द्रव्य और ऊर्जा या ऊष्मा के आदान प्रदान, मतलब वातावरण और सिस्टम के बीच में, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में ऊष्मा और द्रव्य के आदान प्रदान के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मतलब यह सिस्टम जो होगा ऊर्जा या ऊष्मा प्लस द्रव्य या पदार्थ के आदान प्रदान के आधार पर, और यह आदान प्रदान कहाँ होगा? निकाय व वातावरण के बीच, मतलब वातावरण व निकाय के बीच में इनके आदान प्रदान के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है? खुला निकाय, खुला निकाय, ये हो गया बंद निकाय, बंद निकाय, और ये हो गया विलगित निकाय, विलगित निकाय। यह है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। ये है क्लोज, क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम। तो वातावरण और निकाय के बीच में ऊष्मा या ऊर्जा व द्रव्य या पदार्थ के आदान प्रदान के आधार पर निकाय को 3 भागों में बांटा गया है, खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। तो इसमें हम लोग देखते हैं, खुला निकाय वह निकाय होगा जिसमें, जैसे ये, या तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं, खुला निकाय और बंद निकाय में जैसे ये कोई पात्र है, खुला पात्र है, इसमें जल भरा हुआ है, इसमें ऊष्मा दिया जाता है, जैसे यहाँ से क्या हो रहा है? हीट किया जा रहा है या ऊष्मा इसको दिया जा रहा है, तो इसमें से भाप के रूप में या वाष्प के रूप में ये जल जो है बाहर निकलता है। ठीक, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये एक निकाय है, एक बीकर है, बीकर में जल भरा हुआ है, इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं तो ऊष्मा जो है इसके अंदर जा रहा है और भाप बाहर निकल रहा है, भाप या स्टीम बाहर निकल रहा है। तो इसमें क्या कहा जाएगा कि ऐसा निकाय जिसमें ये पूरा वातावरण हो गया, इधर का वातावरण हो गया, ये निकाय हो गया, तो इसके बीच भाप और ऊष्मा का दोनों का आदान प्रदान निकाय और वातावरण के बीच हो तो वह कहा जाएगा खुला निकाय। और ये है एक बंद निकाय, इसमें इसी पर अगर हम इसको बंद कर दिया जाए, इसमें जल को भरा जाए, अब इसमें हम ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा दिया जा रहा है, तो ये ऊष्मा तो अंदर जाएगा लेकिन भाप द्रव्य के रूप में वो बाहर नहीं निकल पाएगा, उसी में रह जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ऊष्मा का आदान प्रदान होगा लेकिन द्रव्य या पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होगा वातावरण के साथ। तो ये क्या हो गया, इसमें हम लोग दिखा सकते हैं ऊष्मा आदान प्रदान हो रहा है, भाप का भी द्रव्य का हो रहा है। ऐसा निकाय जिसमें वातावरण और निकाय के मध्य, वातावरण और निकाय के मध्य यदि ऊष्मा और द्रव्य या पदार्थ और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान होगा तो उसे खुला निकाय कहेंगे। और बंद निकाय वह निकाय होगा जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य केवल ऊष्मा का आदान प्रदान हो या ऊर्जा का आदान प्रदान हो,
द्रव्य का न हो तो उसे बंद निकाय कहेंगे। जैसे बीकर को बंद कर दिया जाए या फ्लास्क को बंद कर दिया गया, बंद करने के बाद उसमें से उष्मा बाहर निकल रहा, उष्मा दिया जा रहा है। यह है विलगित निकाय। विलगित निकाय वह निकाय है जिसमें वातावरण और सिस्टम के बीच सिस्टम के बीच न तो उष्मा का आदान प्रदान हो और न ही ऊर्जा का, तो वह बंद निकाय कहा जाएगा। इसमें जैसे थर्मस बोतल है, थर्मस बोतल में गर्म पानी को भरा जाए, गर्म पानी को भरोगे तो वह जब तक बाहर का उष्मा अंदर नहीं आएगा तब तक वह ठंडा नहीं हो पाता है, तब वहाँ पे कहा जाएगा वह विलगित निकाय। तो विलगित निकाय में क्या हुआ, उसमें उष्मा द्रव्य या पदार्थ दोनों का आदान प्रदान होता रहेगा, और इसमें उष्मा व पदार्थ में उष्मा का आदान प्रदान होगा और पदार्थ का नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, उष्मा और द्रव्य दोनों में से किसी का भी आदान प्रदान नहीं होगा, तब उसे कहा जाएगा विलगित निकाय। तो इसमें खुला निकाय, उष्मा, इसमें थर्मस में जो गर्म पानी, अगर थर्मस है, थर्मस में गर्म पानी को अगर भरा जा रहा है, मान लो ये थर्मस है, थर्मस बॉटल है, थर्मस बॉटल है, इसमें गर्म पानी को भरा गया, गर्म जल, तो यह ठंडा तब होगा जब उष्मा जो है इसमें से बाहर निकलेगा, और यह उष्मा बाहर तब तक निकलता रहेगा जब तक बाहरी वातावरण के ताप के बराबर उस अंदर का ताप न हो जाए। मतलब कोई भी गर्म वस्तु ठंडी तब होती है जब वातावरण का तापमान जितना रहेगा उस ताप के बराबर तब होता है जब गर्म वस्तु से उष्मा उस वातावरण के तापमान के बराबर न हो जाए। या ठंडा वस्तु गर्म कब होगा, जब कहीं जैसे कोई रूम है, किसी रूम का तापमान मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप जल 1 कप जल भरकर उसमें रख रहे हैं उस रूम में, अब उस जल का तापमान मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वह जल अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले रूम में जाएगा तो वातावरण से उस रूम के टेम्परेचर से जो जल होगा, 1 कप जल है, वह 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उस जल का तापमान कम है। और ये विलगित निकाय है। विलगित निकाय में उष्मा जो है न तो सिस्टम में आता है न तो सराउंडिंग में जाता है, और इसलिए इसमें जो जैसे थर्मस बोतल होता है, तो थर्मस बोतल में अगर गर्म चाय को भरा जाए या गर्म पदार्थ को रखा जाए तो अधिक समय तक गर्म रहता है, क्योंकि बाहर का उष्मा न तो अंदर आने पड़ता है न तो अंदर का उष्मा बाहर जाने पाता है। अब किसी वस्तु को ठंडा होने के लिए उसका उष्मा बाहर निकलना चाहिए, या तो वातावरण का जितना उष्मा तापमान होगा उतने पर वो होना चाहिए। जैसे ये बॉटल है, कोई पदार्थ है, इसमें द्रव भरा हुआ है, इस द्रव का तापमान मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसमें जो वातावरण है, वातावरण का तापमान जो है उसमें मान लीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर वातावरण का है तो इसमें से तापमान जो है जब बाहर निकलेगा तब यह तब तक होता रहेगा जब तक कि उष्मा का दोनों का मान ताप का समान न हो जाए। तो गर्म वस्तु ठंडी कब होती है, जब गर्म वस्तु से उष्मा जो है बाहर निकलता है, तो उस वक्त
ऊष्मा जो है कम होता है या तापमान कम होता है वातावरण के तापमान में के बराबर हो जाता है। या जैसे गर्म राड है, मान लो लोहे का ये राड है और ये गर्म है, हीट है, ये आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, और यह अगर ऐसे वातावरण में रखा जाए जिसका तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यह तापमान घटकर इसके बराबर हो जाएगा। तब तक तापमान इसमें से कम होता रहेगा, ऊष्मा निकलता रहेगा जब तक कि इसका तापमान और इसका तापमान वातावरण का बराबर ना हो जाए। तो कहने का अर्थ ये, विलगित निकाय ऐसा निकाय है किसी वस्तु को ठंडा होने के लिए उसमें उसे ऊष्मा बाहर निकलेगी, ऊष्मा का आदान प्रदान होगा कहीं न कहीं से। तो यहाँ पर इसीलिए ऊष्मा का बाहर न निकल पाने के कारण थर्मस बोतल में ऊष्मा जो है तापमान गर्म जल का या गर्म पदार्थ का अधिक समय तक बना रहता है। तो ये होता है विलगित निकाय। अब हम लोग देखेंगे ऊष्मा गतिकी गुण। ऊष्मा गतिकी गुण को देखेंगे। क्या देखेंगे? ऊष्मा गतिकी गुण या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी मूल रूप से दो प्रकार का होता है, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है या जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। ऐसे विस्तृत गुण होता है, विस्तृत गुण, वह एक होता है गहन गुण। गहन गुण एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या लिखा है कि निकाय के वे सभी गुण, निकाय के वे सभी गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करें, निकाय के वे सभी गुण जो उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करें। निकाय वे गुण या ऐसे कह सकते हैं निकाय का कि वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करें, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करे, उसको हम विस्तृत गुण कहेंगे। मतलब ऐसा गुण जो निकाय का वह गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करे उसको विस्तृत गुण कहेंगे, और जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर न करे, जो मतलब निकाय के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर न करे, उसे इंटेंसिव इंडिपेंडेंट होता है। अब इसमें क्या आता है, जैसे आपका आएगा आयतन, आयतन, ऊर्जा, आयतन हो गया, और ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा, एंट्रोपी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब आता है आदि। या मोलों की या ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता, मोलों की संख्या, ये आता है विस्तृत गुण में। और उसके बाद जैसे आपका ताप, दाब, श्यानता, जैसे ताप,
दाब, श्यानता, अपवर्तनांक, ताप, दाब, श्यानता, अपवर्तनांक, क्वथनांक, हिमांक, आदि। ये सब गुण क्या होगा, आपका गहन गुण के अंतर्गत आते हैं। मतलब वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता हो उसको कहेंगे, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करे उसे कहेंगे विस्तृण गुण या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे पदार्थ की मात्रा जितना बढ़ेगा आयतन उतना ही बढ़ेगा, पदार्थ की मात्रा जितना अधिक होगा ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। अब इसमें जैसे किसी पदार्थ का तापमान, मान लीजिए लोहा है, लोहे का इतना टुकड़ा है तो इसका जितना तापमान होगा उतना ही पूरे का तापमान होगा। या जैसे अपवर्तनांक कोई है, कांच है, कांच का अपवर्तनांक जितना थोड़े कांच का होगा उतना ही पूरे कांच का होगा। या हिमांक है, हिमांक का आपका 1 kg द्रव है, 1 kg द्रव। या क्वथनांक हो गया, 1 kg कोई पदार्थ है, मान लो बर्फ है, इसका जो गलनांक होगा, बर्फ हिमांक, अलग द्रव ले लो, कोई भी द्रव जैसे जल है, जल को लिए 1 लीटर लिया गया है या 1 kg लिया गया है, तो 1 ग्राम जल का जो क्वथनांक, जो हिमांक होगा वही 1 लीटर जल का भी हिमांक होगा। तो इसमें चाहे हिमांक हम निकालें 1 लीटर जल का, चाहे निकालें हम 1 ml का, वो बराबर रहेगा, उतना ही रहेगा। तो पदार्थ की मात्रा बढ़ने के साथ यह गुण नहीं बढ़ रहा है। से कुछ द्रव का है, दाब है, दाब जितना रहेगा थोड़े द्रव का उतना ही पूरे द्रव का रहेगा। श्यानता जितना थोड़े द्रव का होगा उतना ही पूरे द्रव का रहेगा। एंट्रोपी, उष्मा, ऊर्जा क्या है, पदार्थ की मात्रा के बढ़ने के साथ ऊर्जा जो है बढ़ेगा और वही एंट्रोपी भी बढ़ेगी, मुक्त ऊर्जा भी बढ़ेगा। तो पदार्थ की मात्रा पे इसमें हम कह सकते हैं ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करेगा, ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। और इसमें होता है जैसे दो विस्तृत गुण मिलकर एक गहन गुण का निर्माण करते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि 2 विस्तृत गुण है मिलकर गहन गुण का निर्माण करते हैं। 2 विस्तृत गुण मिलकर, 2 या 2 से अधिक भी कर सकते हैं, गहन गुण का निर्माण करते हैं या गहन गुण वाला राशि बनता है। जैसे हम देख सकते हैं हमारा घनत्व है, घनत्व क्या है, अगर हम घनत्व देखिए, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब घनत्व क्या है, घनत्व एक ऐसा गुण है जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा। वो घनत्व जैसे ये कोई टुकड़ा है तो घनत्व जितना पूरे का होगा उतना ही इतने का भी होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो है गहन गुण है, गहन या इंटेंसिव है, गहन या हम इसे कह सकते हैं इंटेंसिव। लेकिन ये द्रव्यमान है, पदार्थ की मात्रा बढ़ेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा, मतलब ये इस प्रकार का है। ये हो गया एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मिलकर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी वाले राशि का निर्माण होता है, या 2 गहन गुण वाले या विस्तृत गुण मिलकर, विस्तृत गुण है, विस्तृत, ये विस्तृत हो गया, ये हो गया आपका गहन गुण। तो ऊष्मागतिकी के गुण में दिखाएंगे निकाय का वह गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करे या पदार्थ की मात्रा पर निर्भर न करे, तो उसके आधार पर
थर्मोडायनामिक का दो प्रॉपर्टीज होता है, विस्तृण गुण और गहन गुण। तो विस्तृण गुण को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और गहन गुण को इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहती है। इंटेंसिव का संबंध हम इंडिपेंडेंस से भी कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र होता है, मतलब स्वतंत्र गुण जो पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान पर निर्भर न करे। जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर कर रहा है उसको एक्सटेंसिव कहेंगे। जैसे आयतन, ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा, एंट्रोपी, एंथैल्पी आदि हो गया, ताप, दाब, श्यानता हो गया। और उसके बाद गहन गुण मिलकर, मतलब कि गहन गुण का दो विस्तृण गुण जो होते हैं वो गहन गुण का निर्माण करते हैं। जैसे घनत्व को लिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो द्रव्यमान भी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। यह भी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। मात्रा जितना बढ़ेगा आयतन बढ़ेगा, पदार्थ का जितना मात्रा बढ़ेगा उसको हम कह सकते हैं कि उसका द्रव्यमान बढ़ रहा है। उष्मागतिक अवस्था जो होती है, यहाँ पे देखेंगे उष्मागतिक अवस्था निकाय के किसी भी अवस्था को चार कारकों पर, निकाय की किसी भी अवस्था को चार कारकों पर परिभाषित किया जाता है। मूल रूप से चार कारकों पर, जिसमें ताप, दाब, आयतन और संगठन। मतलब उष्मागतिकी अवस्था में निकाय की किसी भी अवस्था को चार कारकों पर के द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसमें ताप, दाब, आयतन और संगठन होता है। जिसमें उष्मागतिकी अवस्था में सभी अवस्था फलन का मान निश्चित होता है और इन कारकों का मान निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है। निकाय की अवस्था प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर जिससे निर्भर करेगा, तो जिसके कारण इसमें इन्हें अवस्था फलन कहा जाता है। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, मतलब अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था के ऊपर निर्भर करेगा, तो उसी को यहाँ पे कहा जाता है उष्मागतिक अवस्था या यहाँ पे अवस्था फलन कहा जाता है। और इसके विपरीत कुछ उष्मागतिक गुण के मान उस अवस्था को प्राप्त करने में प्रयुक्त पथ पर निर्भर करते हैं, अतः उस गुण को पथ फलन कहते हैं। उस गुण को क्या कहेंगे? पथ फलन। अवस्था फलन क्या होगा? अवस्था फलन और पथ फलन, एक ये होता है, एक ये होता है। तो पथ फलन और अवस्था फलन ये दो प्रकार की चीजें हैं। हम लोग देखोगे उष्मागतिकी प्रक्रम या उष्मागतिकी प्रक्रिया जो होती है वो मूल रूप से आपका जैसे समदाबी प्रक्रम होता है, सम आयतनिक प्रक्रम होता है, और उसके साथ साथ उसमें एक होता है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है? रुद्धोष्म प्रक्रम क्या कहते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम कहेंगे। तो रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक एडियाबेटिक प्रोसेस, और उसमें चक्री होता है, उत्क्रमणी होता है, अनुत्क्रमणी होगा, मूल रूप से यह है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे समतापी प्रक्रम। जब पूरी प्रक्रिया के अध्ययन के समय प्रत्येक पद का ताप, निकाय का ताप, या पूरी प्रक्रिया के तहत पूरे निकाय का ताप जो है स्थिर रहे, आइसोथर्मल या समतापी, ताप इसी से संबंधित है, या ताप जो है इसमें डेल्टा टी का मान क्या होगा? डेल्टा टी बराबर 0। पूरी प्रक्रिया के तहत जो प्रक्रिया हो रही, निकाय का जो तापमान हो, निकाय का ताप स्थिर रहे, इस प्रक्रिया को समतापी प्रक्रम कहते हैं। इस प्रकार प्रक्रिया में निर्मुक्त ऊर्जा परिपार्श्व के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, या प्रक्रिया में शोषित ऊर्जा परिपार्श्व द्वारा निकाय को दी जाती है। या तो ये वातावरण द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी उष्मा, या तो फिर उष्मा जो है